नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 8। केंद्र सरकार ने नए संसद भवन की पहली कार्रवाई में ही महिला आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश किया है। महिला आरक्षण पारित कराने के लिए पिछले 27 सालों में मौजूदा सरकार समेत 4 सरकारों ने ये 11वीं कोशिश की। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया और लोकसभा में इसे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। कल इस पर लोकसभा में चर्चा होगी और इसे पारित कराया जाएगा, फिर इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। तो आइए इसके कुछ अहम पहलुओं पर नजर डाल लेते हैं। ओबीसी की महिला आरक्षण बिल में जगह नहीं है। 33% आरक्षण में एसटी और एससी के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। अभी लोकसभा में 82 महिला सांसद हैं। बिल के पास होने के बाद 181 महिला सांसद हो जाएंगी। ये राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा। नया विधेयक 2021 की जनगणना और परिसीमन के बाद ही लागू होगा, यानी 2024 तक इसे लागू होने की इसकी संभावना नहीं है। इसके पूरी तरह 2027 के बाद ही लागू होने की संभावना है। लेकिन जब नए सदन में आए हैं, नया होने का एक उमंग भी होता है, तो मुझे विश्वास है कि ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है। और इसलिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नारी शक्ति वंदन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है। नए संसद भवन में राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने नए महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष से समर्थन की अपील की। इसके पहले लोकसभा में कानून मंत्री ने बिल पेश किया। हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है, उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। बिल में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण का ये प्रावधान SC/ST सीटों पर भी लागू होगा। कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दल बिल के हक में हैं, मगर इस शिकायत के साथ कि इसमें ओबीसी कोटा होना चाहिए। अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता, तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता। और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, वो जो ज़्यादा पढ़ी लिखी और कास्ट की महिलाएं हैं, उनका सही तरीके से मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए उनके लिए कोटे के अंदर कोटा एक आरक्षण होना चाहिए कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है, तो उसमें से SC, ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पिछले 27 साल में ये 5वां मौका है जब संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। इससे पहले 1996, 1998 और 1999 में महिला आरक्षण बिल पारित कराने की कोशिश विफल रही। 9 मार्च 2010 को मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान बिल राज्यसभा में पारित कराया गया, लेकिन मनमोहन सरकार लोकसभा में बिल पेश नहीं कर पाई। कांग्रेस ने याद दिलाया कि 2010 में यही बिल उसने राज्यसभा में पास कराया था। मैडम, महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। आप मैडम, आपकी मांग थी मैडम, महिला आरक्षण अपना है। दरअसल 2024 से पहले इस ऐतिहासिक बिल के पास होने का अपना राजनीतिक मतलब भी है और इसका फायदा कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से छीनने की कोशिश करेंगी। अच्छी बात यह है कि राजनीति की शक्ल और सूरत भी इस बिल से बदलेगी।
जहां तक पॉलिसी मेकिंग का सवाल है, ऐसा देखा गया है दुनिया के विकसित देशों में कि जब भी महिलाओं की भागीदारी, प्रतिनिधित्व संसद में बढ़ा है, तो जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, पॉलिसी मेकिंग एक्सरसाइज है, उसमें महिलाओं की भूमिका, उनका महत्व भी बढ़ा है। और इसलिए भारतीय संसद में भी जब महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून बन जाएगा, तो भारत में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें महिलाओं की भागीदारी, महिला नेताओं की, सांसदों की भागीदारी वो बढ़ेगी, पॉलिसी मेकिंग में उनका दबदबा बढ़ेगा और इससे निश्चित तौर पर बेहतर तरीके से कानून और देश में पॉलिसी मेकिंग की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकेगी। संसद भवन से राकेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और राज्यसभा में पहले ही दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बीच तीखी तकरार हुई। मेरा कहना यह है कि कमजोर वर्गों के लोगों को हमेशा वो ऐसा टिकट देते हैं, वो मुंह नहीं खोलना, उस पार्टी में बात भी नहीं करना। ऐसे मैं उसी लिए बोल रहा हूं, सब पार्टी बोला मैं, हिंदुस्तान के हर पार्टी में ऐसे है। We respect the leader of the opposition, but to make a sweeping statement that all parties choose women who are not effective is absolutely unacceptable. I speak on behalf of all our women. We have all been empowered by our party, by our Prime Minister. Rashtrapati Draupadi Murmu ji is an empowered woman. ये पिछड़ी हुए महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट महिलाओं को ऐसा मौका नहीं मिलता जैसा इनको मिल रहा है। ये हम बोल रहे हैं, इसीलिए I am sorry, opposition leader cannot please insult people like this. Cannot draw differentiation between women. उधर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महिला आरक्षण बिल को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, चुनावी जुमलों के इस मौसम में ये सबसे बड़ा जुमला है। ये देश की करोड़ों महिलाओं और लड़कियों की उम्मीदों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। विधेयक में ये भी कहा गया है कि आरक्षण अगली जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद परिसीमन के बाद प्रभावी होगा। क्या 2024 से पहले जनगणना और परिसीमन हो जाएगा? ये विधेयक आज सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए, ये कुछ और नहीं बल्कि ईवीएम इवेंट मैनेजमेंट है। और इस पर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह का जवाब आया। उन्होंने लिखा, ट्वीट कर कहा, देश भर में लोग संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पेश किए जाने से खुश हैं। अफसोस की बात है कि विपक्ष इसे पचा नहीं पा रहा है। इससे भी ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि सांकेतिकवाद को छोड़कर कांग्रेस कभी भी महिला आरक्षण पर गंभीर नहीं रही। या तो उन्होंने बिल को समाप्त होने दिया या फिर उनके मित्र दलों ने विधेयक को पेश होने से रोक दिया। उनका दोहरा चरित्र कभी छुपेगा नहीं, चाहे वे श्रेय लेने के लिए कितने भी स्टंट क्यों ना कर लें। और महिला आरक्षण बिल पर ओबीसी को ना शामिल करने पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बीजेपी की नेता उमा भारती ने कहा है कि महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा भी होना चाहिए। आज भी इस मत की हूं कि अगर इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा। पिछड़ों के हक की बात करना हमारा अधिकार नहीं रहेगा और पिछड़े लोगों का जो हम पर भरोसा है वो टूट जाएगा। प्रधानमंत्री स्वयं पिछड़े वर्गों से आते हैं, इससे महिलाओं को कैसे संतुष्टि होगी? और उधर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने कहा है कि महिला बेवकूफ बनाओ बिल है ये, क्योंकि 2024 के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। आम आदमी पार्टी महिला आरक्षण का समर्थन करती है। लोकसभा में भी, विधानसभाओं में भी हम चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, लेकिन जो बिल केंद्र सरकार लेके आई है ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, ये महिला बेवकूफ बनाओ बिल है। क्योंकि इस बिल के अनुसार पहले जनगणना होगी पूरे देश में, उस जनगणना के बाद फिर से पूरी डीलिमिटेशन होगी, उस डीलिमिटेशन के बाद ये डिसाइड होगा कि कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी या नहीं। तो 2024 में तो छोड़िए, जितना ये एक्सरसाइज इसमें बताई गई है, हो सकता है 5 साल बाद भी 2029 में भी महिलाओं के लिए आरक्षण इंप्लीमेंट ना हो पाए।
और इससे पहले आपको बता दें, सुबह 75 सालों के संसदीय इतिहास को सजे हुए पुराने संसद भवन को आज अलविदा कह दिया गया। संसद के 96 साल पुराने भवन में कार्रवाई का आज आखिरी दिन था। विदाई देने के पक्ष विपक्ष के सांसद पहुंचे थे और इसके बाद फोटो सेशन हुआ जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए और ये सेंट्रल हॉल सीधी में तस्वीरें अपने आप अनुभव को देखिए। साझा करते कई सांसद भावुक हुए। फिर प्रधानमंत्री मोदी ने आपको बता दें एक संबोधन किया, कहा कि कर्तव्य के लिए प्रेरित भी है। यही 1947 में अंग्रेजी हुकूमत ने सत्ता का हस्तांतरण किया, फिर संविधान ने यही आकार लिया। प्रधानमंत्री ने पुराने संसद भवन को संविधान सदन के नाम से बुलाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि पुराने सदन की गरिमा कभी कम नहीं होनी चाहिए। संविधान सदन से हमारी प्रेरणा बनी रहेगी। भारत ने अपने कनाडा में अपने राजनयिक के निकाले जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कनाडा की ओर से लगाए गए आरोपों को बेतुका बताया है। और अब भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए एक वरिष्ठ कनाडा के राजनयिक को निकाल दिया है और उन्हें 5 दिन में भारत छोड़ने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें, इससे पहले आज विदेश मंत्रालय ने कनाडा के उच्चायुक्त कैमरन मैके को तलब किया, जिसके बाद कैमरन मैके विदेश मंत्रालय पहुंचे। उन्हें एक राजनयिक को निकाले जाने की खबर दी गई। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करते हुए कनाडा के आरोपों को बेतुका बताया था और कहा था कि खालिस्तानियों चरमपंथियों को कनाडा ने शरण दी है और खालिस्तानी आतंकी संप्रभुता अखंडता के लिए खतरा है। साथ ही भारत ने कनाडा से भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। The allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil is not only troubling, but it is completely unacceptable. We expect India's full collaboration to make sure that we get to the bottom of this. And as of today, and as a consequence, we've expelled a top Indian diplomat from Canada. और आपको बता दें, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान सामने आया। हम कनाडा के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। कनाडा में किसी भी हिंसात्मक गतिविधि में भारत का शामिल होने की बात बेतुकी और राजनीति से प्रेरित है। आरोप लगाए गए थे कि जिस सिरे से खारिज कर दिया गया था। इस तरह के आधारहीन आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों और चरमपंथियों पर से ध्यान हटाने की कोशिश है, जिनको कनाडा में पनाह मिलती है और जिनकी वजह से भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरा है। फिलहाल हम लेते एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे मुंबई गणेशोत्सव की रौनक दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ आखिरकार खत्म हो गई। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर उजैर खान को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर के एडीजीपी विजय कुमार ने बताया कि उजैर खान का शव मिल चुका है। उसके पास से बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद हुए हैं। आतंकी उजैर खान के साथ एक और शव भी मिला है। आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन 12 सितंबर को शुरू हुआ था। एक दिन बाद मुठभेड़ में सेना के 2 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 1 अधिकारी शहीद हो गए थे। एलएटी कमांडर उजर मारा गया, उसका हथियार मिल गया, बॉडी भी रिट्रीव हो गया है। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है, अभी रिट्रीव नहीं हो पाया है। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी हम लोग काफी एरिया को सर्च करना बाकी है। बहुत सारे ब्लाइंड सेल होगा, उसको भी हम लोग रिकवर करके उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। और आवाम से अभी अपील करते हैं कि स्पॉट पर कोई नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड से ग्रेनेड की संभावना है वहाँ पर है।
महाराष्ट्र में गणपति की धूम के बीच बॉलीवुड सितारों ने भी मनाई गणेश चतुर्थी, जहां शिल्पा शेट्टी, गोविंदा जैसे कलाकारों ने बप्पा का अपने घरों में स्वागत किया। वहीं कार्तिक आर्यन पहुंचे लालबाग के राजा के दर्शन के लिए। गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र गणपति बप्पा मोरया के जयकारों में सराबोर। एक तरफ जहां भक्त पंडालों की ओर रुख कर रहे हैं, वहीं बॉलीवुड सितारे भी अपने घरों में गणेश चतुर्थी मनाते नजर आए। युवा सितारों में कार्तिक आर्यन पहुंचे लाल बाग के राजा के दर्शन करने। अभिनेता सोनू सूद ने अपने घर बप्पा का स्वागत किया। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। वहीं गायिका पलक मुछाल गणपति की पूजा अर्चना करती नजर आई। और चढ़े मेवा लड्डुओं का भोग लगे, संत करे सेवा। अभिनेता गोविंदा ने भी अपने परिवार के साथ अपने घर में बप्पा की पूजा की। वहीं अभिनेता नील नितिन मुकेश अपने गायक पिता नितिन मुकेश और परिवार के साथ बप्पा की भक्ति में डूबे नजर आए। इनके अलावा अभिनेत्री भाग्यश्री ने भी गणपति बिठाए। बहुत कृपा है जो बप्पा आ जाते हैं घर में और किसी प्रकार की बाधा विघ्न या कष्ट न आए, ऐसी प्रार्थना हो जाती है। और वर्षानुवर्ष रही है, वो सदैव रहे, बच्चों पे रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ सदैव। गणपति बाप्पा मोरया, सबसे पहले और सबसे आखिर में बस यही होता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी कार्य शुरू करने के पहले उनका आशीर्वाद लें। बचपन से हम लोग 50 साल से कर रहे हैं गणपति पूजा, और मैं बचपन से ही देखता आया हूँ कैसे होती थी पूजा उस ज़माने में, आज भी वैसी हो रही है। और आज मैं कर रहा हूँ पूजा, पिछले 4 साल से मैं ही करने लगा हूँ पूजा। हमारे घर का ट्रेडिशन है। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर भी बप्पा के दर्शनों के लिए कलाकारों का जमावड़ा नजर आया, जहां अनन्या पांडे, जानवी कपूर, पूजा हेगड़े, रवीना टंडन, रकुल प्रीत, जैकी भगनानी, रितेश जिनीलिया और उर्मिला मातोंडकर जैसे कलाकार बप्पा के दर्शनों के लिए पहुंचे। 11 दिन के इस महोत्सव में आम भक्तजनों के साथ बॉलीवुड भी बप्पा की भक्ति में डूबा नजर आएगा। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और गणेश उत्सव की खुशियों के साथ खबरों में फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा।